जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री, जिसका पहला पाठ है, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पाठ का हम लोग यह चौथा वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग दहन से पढ़ेंगे, दहन क्या है, उसका प्रकार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें है पहला क्वेश्चन, दहन किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होगा, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन क्या है? दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी दहनशील पदार्थ को हवा की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे किसी दहनशील पदार्थ को हवा की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे ही हम लोग दहन कहते हैं। जिससे प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होगा उसको ही हम लोग दहन कहेंगे। तो जैसे में दिया गया है, कार्बन को जब हवा में जलाई जाती है तो कार्बन डाई बनता है, तो ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे में देखा जाए C+O2 तिरके चिन्ह CO2, यह क्या देगा? तो ऊष्मा और प्रकाश देता है। उसके बाद आता है दहन के प्रकार। दहन के प्रकार क्या है? दहन के 2 प्रकार होते हैं। पहला है दहनशील पदार्थ, दूसरा है अदहनशील पदार्थ। तो चलिए देखते हैं दहन के प्रकार का पहला क्वेश्चन, दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आ गया है दहनशील पदार्थ। तो दहनशील पदार्थ का परिभाषा है, वैसा पदार्थ जो दहन में जलता है। वैसा पदार्थ जो दहन में जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहेंगे। जो पदार्थ जल जाता है उसी को हम लोग दहनशील पदार्थ कहेंगे। जैसे में देखा जाए तो लकड़ी, कोयला, किरोसिन, LPG इत्यादि, यह सभी पदार्थ जो है, लकड़ी हो गया, कोयला, किरोसिन, यह सब जल जाता है, दहन में जल जाता है, इसलिए यह सब दहनशील पदार्थ है। और सारी पदार्थ है जो दहनशील पदार्थ है। उसके बाद आगे है दूसरा प्रकार, अदहनशील पदार्थ। तो इसमें होगा वैसा पदार्थ जो दहन में नहीं जलता है उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। तो दहन में नहीं जलेगा कौन? तो बालू हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, ईंट नहीं जल पत्थर हो जाएगा इत्यादि, यह सब अदहनशील पदार्थ है जो दहन में नहीं जल सकता है, उसी को हम लोग अदहनशील पदार्थ कहेंगे, जो पदार्थ दहन में नहीं जलेगा। उसके बाद आता है दहन के लिए आवश्यक शर्त। दहन के शर्त है, तो दहन के 3 शर्त है। पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा है दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति, तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो चलिए अब आगे जानते हैं। इसमें क्वेश्चन अब आता है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे। इसका परिभाषा है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। यानी कि कोई पदार्थ है, जलना प्रारंभ करता है और वह जितने ताप पर जलेगा, जितने ताप पर वह जलना शुरू कर देगा, उसी को कहते हैं ज्वलन ताप। उसके बाद अब आगे क्वेश्चन आता है ज्वाला। अब इसमें आगे क्वेश्चन है, ज्वाला क्या है। तो इसका परिभाषा है, कोई भी दहनशील पदार्थ को जलाने पर जो लाल एवं पीला रंग के लौह उत्पन्न होता है उसे ज्वाला कहते हैं। यानी कि किसी भी दहनशील पदार्थ को जलाने पर उसमें लाल या पीला रंग का लाल लौह उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ज्वाला कहते हैं। तो ज्वाला के प्रकार है। ज्वाला 2 प्रकार के होता है। पहला हो जाएगा प्रकाशहीन ज्वाला, जिसको हम लोग अप्रदीप्त ज्वाला भी कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा प्रकाशमान ज्वाला, जिसको हम लोग प्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ज्वाला के प्रकार का पहला क्वेश्चन, प्रकाशहीन ज्वाला या अप्रदीप्त ज्वाला क्या है। तो पहला प्रकार है प्रकाशहीन ज्वाला। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, वैसा ज्वाला जिसमें
ईंधन का पूर्ण दहन होता है और ज्वाला का रंग नीला होता है, यानी कि वैसा ज्वाला जिसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है और ज्वाला का रंग नीला होता है किंतु प्रकाश बहुत कम होता है, उसे प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। अतः प्रकाशहीन ज्वाला को अप्रदीप्त ज्वाला भी कहा जाता है। तो अब इसका दूसरा प्रकार है ज्वाला का प्रकाशमान ज्वाला। प्रकाशमान ज्वाला में होगा कि वैसा ज्वाला जिसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है, वैसा ज्वाला जिसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है और ज्वाला का रंग पीला होता है और ज्वाला का रंग पीला होता है, उसे प्रकाशमान ज्वाला कहते हैं। अतः प्रकाशमान ज्वाला को प्रदीप्त ज्वाला भी कहा जाता है। तो इसके बाद अब आगे क्वेश्चन आता है। तो अब क्वेश्चन है मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या है? मोमबत्ती का बनावट और तरीका के बारे में जानेंगे। तो मोमबत्ती है, मोमबत्ती का बनावट दिया गया है। मोमबत्ती में जो लौ होता है वह 3 प्रकार के होता है। पहला जो होता है, सबसे ऊपर वाला जो लौ होता है वह प्रकाशहीन मंडल होता है। दूसरा वाला जो होता है वह प्रकाशमान मंडल होता है और सबसे नीचे जो होता है उसको हम लोग केंद्रीय मंडल कहते हैं, जो तीसरे स्थान पर जो लौ होता है। मोमबत्ती का परिभाषा हो जाएगा। मोमबत्ती का परिभाषा है, मोमबत्ती मोम का बना होता है। मोमबत्ती मोम का बना होता है। इसके बीचों बीच एक बत्ती लगी रहती है। मोम जब पिघलता है, देखिएगा मोमबत्ती के बीचों बीच एक बत्ती लगी रहती है। मोम जब पिघलता है तो बत्ती के सहारे ऊपर चढ़ता है। मोम जब पिघल के बत्ती के सहारे ऊपर चढ़ जाता है, जिससे जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसको जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। अतः मोम एक हाइड्रोकार्बन है। मोम क्या है? हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रो और कार्बन के मिश्रण से बना होता है। मोम के ज्वाला के 3 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा प्रकाशमान मंडल, दूसरा हो जाएगा अप्रकाशमान मंडल, तीसरा हो जाएगा केंद्रीय मंडल। तो यहाँ पर हमने मोमबत्ती का 3 गो प्रकार आप लोगों को बताए थे शुरू में। प्रकाशहीन मंडल जो पहला होता है, ज्वाला का पहला ऊपर वाला भाग, बीच वाला भाग को हम लोग कहते हैं प्रकाशमान मंडल और सबसे नीचे जो केंद्रीय भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय मंडल। तो अब जानते हैं इस चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो अब आ गया है क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग एलपीजी भी कहते हैं। तो एलपीजी भी कह सकते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, शॉर्ट में लिख दिए हैं एलपीजी, जिसको हम लोग एलपीजी बोलते हैं। एलपीजी सबसे अच्छा ईंधन है। एलपीजी सबसे अच्छा ईंधन है जो एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। जो क्या होता है? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। यह खाना बनाने के उपयोग में आने वाली सामान्य गैस है। एलपीजी को हम लोग खाना बनाने में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। एलपीजी को खाना बनाने में तो आने वाली यह क्या है? सामान्य गैस है। अतः एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन है। तो इसके बाद है यह द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी पेट्रोलियम के परभाजी सत्रावन तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। अगर एलपीजी की बात की जाए तो एलपीजी परभाजी सत्रावन तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। तो यह लास्टिंग क्वेश्चन था इस चैप्टर का, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया या
रसायन शास्त्र का प्रथम चैप्टर था, इसका लास्ट क्वेश्चन यह है। तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, इस चैप्टर ख़त्म है। तो अब मिलेंगे नया चैप्टर में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।